जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम जो आपका ये 13 अप्रैल का महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है, उस आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आज हम आपके समक्ष लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप हमारी क्लास से जुड़े ताकि आपकी जो तैयारी है वो कम समय में बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सके। इस क्लास में आपको करंट अफेयर और उसके साथ स्टैटिक जीके से जोड़ के, करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ जोड़ के हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ये क्लास कराने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये क्लास जो है वो बीपीएससी, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस क्लास के अंत में आपको कम से कम 30 से 40 प्रीवियस ईयर जो करंट है उसके क्वेश्चन आपको वन लाइनर के फॉर्म में मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज 13 अप्रैल और 13 अप्रैल की महत्वपूर्ण करंट। हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किसकी मेजबानी प्रारंभ हुआ है? तो ये मॉरिशस की मेजबानी में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है प्रारंभ हुआ है। क्रम आपसे अगर पूछ ले तो 9वें क्रम का है, ये 9वें क्रम का आयोजन हुआ है। होस्ट इसका पूछे तो जो मॉरिशस है, मॉरिशस इसका होस्ट है। 9वें क्रम का ये आयोजन हुआ है और इसका जो होस्ट है वो आपका मॉरिशस है। आयोजन की आपसे बात करें तो 10 से 12 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया है। 10 से 12 अप्रैल तक इसका जो आयोजन है वो किया गया। क्लियर है? आगे बात करें इसकी थीम क्या है। अगर आपसे इसकी थीम पूछे तो इंडियन ओशन गवर्नेंस के लिए सामूहिक नेतृत्व इसकी थीम है। जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन गवर्नेंस के लिए सामूहिक नेतृत्व इसकी थीम रखी गई है। अच्छा, आपसे पूछ लेगा कि 8वें क्रम का आयोजन कहां हुआ था, तो आपका इसके लिए जवाब हो जाएगा कि मस्कट, ओमान। ओमान में मस्कट जगह है, वहां 8वें क्रम का आयोजन हुआ था। बात करें मॉरिशस से संबंधित, तो मॉरिशस से आपको याद रखना है कि विश्व हिंदी का जो सचिवालय है वो आपका मॉरिशस में है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस में स्थित है। वही विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछे तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बात करें तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ होता है? तो ये 10 से 12 जनवरी को 1975 में हुआ था और नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। ठीक है, तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ होता है? तो आपका जवाब होगा कि भैया नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, 1975 में हुआ था और ये 10 से 12 जनवरी इसका आयोजन किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा का वैश्विक प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य है। 12वें क्रम का अगर आपसे पूछ ले तो ये 2023 में होता है, फिजी में हुआ है। फिजी में एक नाड़ी जगह है, वहां पे 12वें क्रम का आयोजन किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि नवीनतम कहाँ हुआ, तो वो 2023 के अंदर फिजी में हुआ था और पहला नागपुर में हुआ था 1975 में। ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाए। क्लियर है? अगले की बात करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया था सिंधी भाषा को? तो इसके लिए 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, जिससे सिंधी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में और भारत की 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, बात करें आपसे ये किसने किया है? जो ये विमोचन किया है संविधान का सिंधी भाषा में, इसका विमोचन किसने किया है? तो सीपी राधाकृष्णन ने इसका विमोचन किया। किसने किया है? तो विमोचन इसका सीपी राधाकृष्णन ने किया है। ठीक है, कहां पे किया है? तो दिल्ली में इसका विमोचन सीपी राधाकृष्णन ने किया है। कहां पे? दिल्ली में। संथाली भाषा की बात करें तो झारखंड राज्य ने संविधान को संथाली भाषा में लॉन्च किसने किया? तो जवाब होगा कि ये झारखंड ने इसको संथाली भाषा में लॉन्च किया।
क्लियर है। आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो आठवीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में जो संविधान में है वो टोटल 22 भाषा। ठीक है, आठवीं अनुसूची में भाषा पूछे 14 थी, लेकिन वर्तमान में अगर पूछ ले तो वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं। क्लियर है। आगे बात करें, 26 जनवरी 1950 की आपसे बात करें तो याद रखना कि 14 भाषाएं, और वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ये भी आपको याद रखना। क्लियर है। कौन दिक्कत ना ही। चलिए, 15वीं जो भाषा है, 15वीं भाषा के लिए आपको याद रखना है 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। क्लियर है, जोड़ा गया। अब 15 भाषाएं हो गई। अगला एक 18 जो भाषाएं होती हैं टोटल, वो कैसे होती हैं? तो वो एक 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में होता है। इसके तहत भारतीय संविधान में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 नई भाषाओं को जोड़ा। ठीक है, 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली जोड़ी गई, आपकी मणिपुरी जोड़ी गई और कोंकणी जोड़ी गई। अब तक टोटल संविधान में 18 भाषाएं हो चुकी। ठीक है, 18 हो चुकी। अगले की बात करें, अगला है 22 कैसे हुई, यानी 4 नई जोड़ी गई। वो कब जोड़ी गई? तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं जो हैं वो भारतीय संविधान में जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जो हैं वो भारतीय संविधान में जोड़ी गई। अब बात करें, जो बोडो जोड़ी गई थी ये आसाम की भाषा थी, डोंगरी भाषा जोड़ी गई जम्मू कश्मीर की, संथाली भाषा जो जोड़ी गई ये आपकी झारखंड की है, और वहीं मैथिली की अगर बात करें तो मैथिली भाषा जो जोड़ी गई है वो बिहार की। क्लियर है, ये 4 नई भाषाएं इसमें जोड़ी गई। आगे बात करें, अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा असमानता है? तो ये सबसे ज्यादा जो असमानता है वो बिहार राज्य में सबसे ज्यादा असमानता। क्लियर है, बिहार राज्य की अगर आपसे बात करें तो बिहार राज्य में सबसे ज्यादा असमानता है। बिहार में सबसे ज्यादा असमानता है। बिहार के जो टॉप 10 परिवार हैं उनके पास 44% जो भूमि है वो बिहार के टॉप 10 जो परिवार हैं उनके पास 44% भूमि है। 46% जनता ऐसी है जो नो लैंड, यानी जिसके पास अपने खुद का ठिकाना नहीं है। इतनी जनता जो है वो 46%। एसडीजी में रैंक आपसे पूछे तो 99 है भारत की रैंक एसडीजी। ठीक है, आगे बात करें, खेती निर्भरता की बात करें तो प्रथम स्थान पे बिहार आता है कृषि में निर्भरता के ऊपर, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और चौथे पे आपका राजस्थान आता है। तो खेती निर्भरता में यानी कृषि पे निर्भरता में ये 4 राज्य टॉप में है, जिसमें पहले पे बिहार, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और चौथे पे आपका राजस्थान। बात करें आपसे बिहार राज्य की, तो बिहार की जो स्थापना है वो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस कब? तो बिहार का जो आपका स्थापना दिवस है वो आपका 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया। क्लियर है। कैपिटल की बात करें तो पटना बिहार की राजधानी है, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र और बिहार की वर्तमान राजधानी या बिहार की जो राजधानी है वो पटना। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं बिहार। 1 किलोमीटर एरिया जो है उसमें 1106 व्यक्ति निवास करते हैं बिहार में, आपको याद ये रखना। बात करें जनसंख्या के हिसाब से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत में। वहीं अगर क्षेत्रफल में पूछ ले तो क्षेत्रफल में 12वां सबसे बड़ा राज्य आपका बिहार है। क्षेत्रफल में क्रम इसका 12वां और जनसंख्या में जो इसका क्रम है, जनसंख्या में इसका क्रम 3rd। क्लियर है। क्षेत्रफल में 12वां और जनसंख्या में कौन सा है? तो जनसंख्या में आप याद रखेंगे कि जनसंख्या में इसका क्रम 12वां है और क्षेत्रफल में
तीसरा है। राजकीय पशु इसका बैल है। पक्षी की बात करें तो गौरैया है, और फूल की बात करें तो राजकीय फूल बिहार का गेंदा। क्लियर। अगला प्रश्न, हाल ही में एनटीपीसी ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस देश के साथ ईडीएफ किस देश की ईडीएफ के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फ्रांस की कंपनी थी जिसके साथ एनटीपीसी ने हस्ताक्षर किए। एनटीपीसी और ईडीएफ के बीच में यह समझौता हुआ है। इसका जो उद्देश्य है वो है आपका परमाणु ऊर्जा परियोजना विकास सहयोग, स्वच्छ एवं भरोसेमंद ऊर्जा में वृद्धि, है इसका उद्देश्य। बात करें आपसे एनटीपीसी, तो एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? तो एनटीपीसी का पूरा नाम है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी की स्थापना होती है, 7 नवंबर 1975। क्लियर है। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये एनटीपीसी जो है ये महारत्न कंपनी का दर्जा इसे कब दिया गया? तो 2010 में एनटीपीसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। क्लियर है। इसके अध्यक्ष गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, लेकिन प्रथम अध्यक्ष डीवी कपूर है और 1976 में ये प्रथम अध्यक्ष बने थे। नाम है इनका डीवी कपूर। इंडिया के कुल बिजली उत्पादन का जो 25% योगदान है वो 25% योगदान ये एनटीपीसी 25% योगदान करता है कुल बिजली उत्पादन। क्लियर। अगला प्रश्न, हाल ही में महाभियोग की कार्यवाही के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने किसे इस्तीफा सौंपा है? तो इन्होंने ये राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा क्यों सौंपा? इनके घर में आग लगी थी और आग लगने के बाद जब वहां पे बचाव राहत की टीम पहुंची, उन्होंने आग पे काबू पाया। बाद में देखा गया इनके घर से नोटों के जले हुए बंडल के बंडल मिले थे। फिर इन पे ये महाभियोग का प्रस्ताव आया, तो इसकी कार्यवाही होते जब हुई तो इन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को सौंप दिया है। तो यही बात है कि घर में आग लगी, जले हुए नोटों के यहाँ पे बंडल। अब राष्ट्रपति से संबंधित हम प्रमुख अनुच्छेद और राष्ट्रपति से बनने वाले स्टैटिक के प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 हमारा कहता है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपका अनुच्छेद 52 कहता है। शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 53 में है। वही निर्वाचन की अगर आपसे बात करें तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो बात है वो आर्टिकल 54 में कही गई। ठीक है। बात करें शपथ, तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, आर्टिकल 60 में। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की जो जरूरत है वो 35 वर्ष की आयु की जरूरत है। कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो आयु जो है वो 35 वर्ष होना जरूरी है। महाभियोग की बात करें तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है। वही अध्यादेश की बात करें तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। बात करें क्षमादान की तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रावधान जो है वो राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत। क्लियर है यहां तक अगर आप क्लास में हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप यहां तक रुके हो, चैनल पे नए हैं तो 100% क्लास आपको पसंद आई है, तब आप यहां तक हमारे चैनल पे रुके हुए हैं। तो हम आपसे इतनी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर आपको लगे कि आपका टाइम यहाँ से थोड़ा सा बचे। ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ आप इस क्लास को शेयर जरूर कर सकते। क्लियर है। आगे बात करें, हाल ही में बिस्किट यात्रा के साथ कहा नए साल का जश्न प्रारंभ हुआ है? तो ये नेपाल में नए साल का जश्न प्रारंभ हुआ। इसका जो आयोजन है वो 9 दिन इसका आयोजन होगा। कहां पे? भक्तपुर जिला है काठमांडू में, तो वहां इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें ये रथ यात्रा, इसमें तो भगवान भैरवनाथ और देवी भद्रकाली की इसमें रथ यात्रा निकाली जाएगी। अब सवाल में आया नेपाल, तो नेपाल से बनने वाले हम स्टैटिक जीके के जो प्रश्न हैं उन्हें हम कवर करेंगे। ठीक है। जैसे कि नेपाल का जो राष्ट्रीय दिवस है वो 20 सितंबर को मनाया जाता है
वहीं आपसे बात करें कि संसद, तो नेपाल की जो संसद है संघीय संसद के नाम से नेपाल की संसद को जाना जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। वहीं पक्षी की बात करें तो डैफे राजकीय पक्षी है, सॉरी राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का वॉलीबॉल है। वहीं बात करें राष्ट्रीय फूल तो लाली गुरांस नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। एक महत्वपूर्ण, इस नेपाल के ध्वज की बात करें तो दो त्रिकोणीय आकृतियों वाला ध्वज है नेपाल का, और इसी के साथ विश्व का एकमात्र गैर चतुर्भुज ध्वज है। विश्व का एकमात्र देश जिसका गैर चतुर्भुज वाला ध्वज है तो वो है आपका नेपाल। क्लियर है। नेपाल की सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो कोसी है, और अगर आपसे सबसे लंबी नदी पूछ ले तो कर्णाली है। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं और दोनों आपको याद रखने हैं। नेपाल की सबसे बड़ी नदी कोसी, सबसे लंबी नदी कर्णाली। वहीं सबसे बड़ी झील आपसे पूछ ले तो वो रारा झील है। नेपाल की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, वो है आपकी रारा झील। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु कहां चलाया? तो ये सिक्किम में भारतीय सेना ने भूस्खलन के बाद जो वहां पर्यटक फंसे हुए थे उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु को चलाया। कहां पे? सिक्किम में चलाया है। ऑपरेशन ब्रह्मा की आपसे बात करें तो ये म्यांमार में चलाया था भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका की मदद के लिए चलाया गया था, और ऑपरेशन सिंधु जो है वो ईरान की मदद के लिए और ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया। क्लियर। डीआरआई की बात करें आपसे, डीआरआई का पूरा नाम है राजस्व खुफिया निदेशालय। तो डीआरआई का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इसका राजस्व खुफिया निदेशालय। वहीं इसकी स्थापना कब होती है? तो 4 दिसंबर 1957 को डीआरआई की स्थापना होती है। आदर्श वाक्य आपसे पूछ ले तो देश सेवा में समर्पित इसका आदर्श वाक्य है डीआरआई का। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। वहीं क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो इसके टोटल 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो वर्तमान में कार्यरत। तो क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? टोटल 7 क्षेत्रीय कार्यालय। इसका कार्य क्या है? वित्त मंत्रालय के अधीन ड्रग्स, सोना, हथियार, विदेशी मुद्रा की तस्करी को रोकना। कार्य इसका वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय इसके कार्य के देखरेख में रहता है ये। और इसका मेन कार्य क्या है? तो वो है ड्रग्स तस्करी रोकना, सोना, हथियार, विदेशी मुद्रा, इन सब की तस्करी को रोकना डीआरआई का मुख्य कार्य। क्लियर। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन स्मॉप्स 2026 कहां हुआ है? तो ये बेंगलुरु में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। होस्ट कौन है इसका? तो इसरो और एएसआई मिलके, इसरो और एएसआई ने इसका होस्ट जो है, दोनों ने इसे होस्ट किया है। दूसरे क्रम का है, इसका क्रम भी आपको याद रखना है। अब बात करें एएसआई की, जो एएसआई और इसरो। तो एएसआई की बात करें, इसकी स्थापना 1861 में होती है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और मंत्रालय जो है ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है एएसआई। स्थापना 1861 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम और मंत्रालय संस्कृति। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगले की बात करें अब इसरो। देखो एएसआई था, एएसआई की स्टैटिक पड़ी, फिर है हमारा इसरो। अब हम इसरो से स्टैटिक की जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हें कवर। तो सबसे पहला स्थापना पूछेगा, तो याद रखना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को की गई थी। पूरा नाम क्या है इसका? तो पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसरो का मुख्यालय। प्राथमिक जो इसका अंतरिक्ष केंद्र था, या पहला जो अंतरिक्ष केंद्र था, वो था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये इसका प्राथमिक अंतरिक्ष केंद्र था। क्लियर। आगे बात करें इसरो के आदर्श वाक्य की, तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसरो का आदर्श वाक्य है। क्या है आदर्श वाक्य इसरो का? तो इसरो का आदर्श वाक्य है आपका मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी।
क्लियर। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा लॉन्च किया, तो आर्यभट्ट है, इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था, लेकिन ये सोवियत संघ रूस या यूएसएसआर की मदद से इसे लॉन्च किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, और ये 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। क्लियर है। बात करें प्रथम स्वदेशी की, तो वो SLV थर्ड से 1980 में प्रथम स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया। क्लियर है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई सेकंड और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाओं को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो इसे अरुणाचल प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी दी है। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। बात करें आपसे कलाई सेकंड और कमला, तो जो कलाई सेकंड है, कलाई सेकंड कुल 1720 मेगावाट इसकी क्षमता है। कलाई सेकंड की कितनी क्षमता है, 1720 मेगावाट। 210 मेगावाट के 8 ये स्थापित किए जाएंगे। हाइड्रो पावर परियोजना जो ये है, 210 मेगावाट की 8 स्थापित करी जाएंगी और 40 मेगावाट का एक अलग स्थापित किया जाएगा। ऐसे कुल मिला के ये 1720 मेगावाट की क्षमता वाला स्थापित किया जाएगा कमला नाम से। कलाई सेकंड की बात करें तो ये 1200 मेगावाट की क्षमता है इसकी। तो इसका जो पहला है वो 190 मेगावाट के 6 स्थापित किए जाएंगे और एक 60 मेगावाट का एक अकेला स्थापित किया जाएगा। ये कहां लगाया जाएगा, कलाई सेकंड, ये अंजा जिला है लोहित नदी के पास, वहां पे अरुणाचल प्रदेश में। और ये कुरुंग कुमे जिले में लगाया जाएगा, जो है कमला आपका वो कुरुंग कुमे जिले। इंडियन आर्मी ऑपरेशन हिमरात के तहत कहा 46 टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया है, तो ये इंडियन आर्मी ने सिक्किम में ऑपरेशन हिमरात के तहत 46 टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया। क्लियर। आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में अपने देश के लिए एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले जिम विटेकर का निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से, तो ये यूएसए के निवासी हैं। यूएसए के ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, ये यूएसए के पहले व्यक्ति हैं। 1963 में ये चढ़े थे और व्यक्ति के तौर पर ये 10वें। अमेरिका के ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, लेकिन व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये 10वें व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। कब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो 1963 में ये माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया। बात करें आपसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे पहले व्यक्ति थे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले। इंडिया की पहली महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी इंडिया की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया। वही पहली दिव्यांग महिला की बात करें तो अरुणिमा सिन्हा है पहली दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछ ले तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल व चीन की सीमा पे स्थित है माउंट एवरेस्ट। अन्य नाम की बात करें तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। चोमोलुंगमा का अर्थ है पर्वतों की रानी, तो इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चोमोलुंगमा का जो अर्थ है वो है आपका पर्वतों की रानी। क्लियर। तो आज जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है वो यहां ही समाप्त होती है। 13 अप्रैल के 10 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो हमने आपको कवर कराए हैं। उनसे बनने वाली जो भी स्टैटिक जीके है वो स्टैटिक जीके आपको हमने कवर कराए। क्लास आपको कैसी लगी प्यार से हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी जाना बिल्कुल भी नहीं है, अब चलते हैं प्रीवियस ईयर करंट अफेयर के रिवीजन की तरफ, क्योंकि आपका एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है, बीपीएससी टीआरई 4 है और अन्य जितने भी एग्जाम आने वाले हैं जैसे लेखपाल का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपका करंट का रिवीजन होता रहे, इसलिए ये क्लास के अंत में हम 30 से 40 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में रखें। तो चलिए शुरुआत। पहला है CMS COP 15 किसकी मेजबानी में हुआ, तो ये ब्राजील की मेजबानी में हुआ है। कहां, कैपागोडा स्थान है ब्राजील में, वहां होगा। 16 वर्ष की उम्र में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है, तो वो इंडोनेशिया बना है पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश।
पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया है। गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो ये गर्ड फाल्टिंग से हैं, जिन्हें गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो दिल्ली के इसमें 13 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए। अडानी समूह द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई LMGS के पहले बैच का नाम क्या है? तो प्रहार इसके पहले बैच का नाम है, और ये एक गन है। MLAtrack.com वेबसाइट किस राज्य की विधानसभा ने लॉन्च किया? तो केरल विधानसभा ने MLAtrack.com को लॉन्च किया। क्लियर? अगले की बात करें। इंडिया हॉकी वार्षिक पुरस्कार 2025 में किस महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो नवनीत कौर को इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। जंप स्टार्ट तकनीकी से 1 दशक के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? तो कच्छ गुजरात में इसके बच्चे का जन्म हुआ है। आगे बात करें, चर्चा में रहे सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीतने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर कौन बने? तो किमी एरोनेली, जो इटली के हैं, किमी एरोनेली, ये सबसे कम उम्र के ड्राइवर बने। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें प्रथम स्थान मिला। नेविगेशन लेयर टेस्ट करने के लिए, जो लियो नेविगेशन लेयर टेस्ट करने के लिए सेलसेट सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया। भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार किसे नामित किया गया है? तो ये भवसागर केंद्र को नामित किया गया है। भाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को कब तक वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा की है? तो मार्च 2026 तक भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा की। क्लियर? अगले की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है, दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस मोनेटाइजेशन की घोषणा किसने की? तो ONGC ने इसकी घोषणा की। वही प्रधानमंत्री मोदी ने काइनीस सेमीकंडक्टर्स ओसेट प्लांट कहां लॉन्च किया? सानंद गुजरात में लॉन्च किया है। उपन्यास मदर मैरी कम्स टू मी की लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय इसकी लेखिका है। इसे USA के नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, अरुंधति रॉय की मदर मैरी कम्स टू मी। भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? तो INS संध्यांक है। ये भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल है। जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना हुई? तो राष्ट्रपति की हुई। इंडिया AS पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसने प्रारंभ किया? तो ये IRDAI ने प्रारंभ किया है। RBI के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? यंग हिल्टन आयोग ने की थी। कोई रिवीजन है, जल्दी पढ़ाएंगे और जल्दी से रिवीजन करेंगे, समझाने का इसमें कुछ है नहीं, तो आपको सिर्फ इसे रिवीजन करते चलना है जल्दी जल्दी। मियामी ओपन 2026 के विजेता कौन बने हैं? जेनिक सिनर है इटली के। ये मियामी ओपन 2026 के विजेता बने हैं जेनिक सिनर, और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये लिखा हुआ है कि ये इटली के निवासी। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो पीयूष आनंद इसके महानिदेशक बनाए गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF के जो महानिदेशक वो पीयूष आनंद बनाए गए। टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन CP राधाकृष्णन ने किया? सुधा मूर्ति इसकी लेखक है, और टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक का विमोचन CP राधाकृष्णन ने किया। ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कच्चा थीवु द्वीप विवाद किन देशों के बीच चर्चा में? भारत और श्रीलंका के बीच। उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को GI टैग मिला? तो बनारसी पान को मिला है। अरुणाचल प्रदेश में एकीकृत सुरक्षा हब का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया है। सैन्य अभ्यास द्वीप शक्ति 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो ये अंडमान और निकोबार में इसका आयोजन किया गया है। नासा द्वारा 50 वर्षों बाद भेजा गया चंद्रमा के निकट पहला मानव युक्त मिशन कौन सा है? तो आर्टेमिस सेकंड ये पहला मानव युक्त मिशन है। रूस के उप प्रधानमंत्री जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए उनका नाम क्या है? तो डेनिस मंतुरोव है रूस के उप प्रधानमंत्री जो भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए।
विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 मनाया। क्लियर है? अगला, और आज की ये लास्ट स्लाइड है। कैसी ये रिवीजन सीरीज कैसी लग रही है? कि मैंने लास्ट में वन लाइनर फॉर्म में करंट के प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो रख दिए हैं, जिससे कि आपका पिछले का भी रिवीजन होता रहे और आपको रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। पिछले का जो आपका रिवीजन है वो क्लास में ही आपका रिवीजन होता है। ठीक है। S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो यस बैंक है जिसने शीर्ष स्थान हासिल किया। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दूसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान पे आपका इसमें म्यांमार रहा है इंटरनेट शटडाउन में। केरल के किस शहर को UN की 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया? तो बर्कला शहर को शामिल किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। वही भारत ड्रग्स कंट्रोल जनरल ने किस बीमारी के विरुद्ध क्यूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो डेंगू की वैक्सीन के विरुद्ध क्यूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी दी। US मेजर क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो रविचंद्रन अश्विन पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। PM कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो मार्च 2027 तक PM कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा को बढ़ा के मार्च 2027 कर दिया है। इसकी जो समय सीमा थी वो आपकी मार्च 2026 तक की इसकी समय सीमा थी, जिसे वर्तमान में बढ़ा करके मार्च 2027 तक कर दिया है। मार्च 2027 तक। तो ये आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। 13 अप्रैल की करंट प्लस स्टैटिक और पिछली करंट का रिवीजन जो आपको ये हमने इसमें ऐड करा है वन लाइनर फॉर्म में, ये आपको कैसा लगा हमें प्यारी से कमेंट करके बताएंगे। ये जो बाद में हमने रिवीजन ऐड करा है ये आपको चाहिए या इसको हम अगली क्लास से हटा दें, ये आपकी राय हमें बताएगी। कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि क्या इसमें करना है। क्लियर है? तो आज की क्लास जो है हमारी यही समाप्त होती है। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे।